हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 12th से लेकर 14th ऑफ मई तक के करंट अफेयर्स के बारे में। एक्चुअली मंडे को करंट अफेयर्स नहीं हुआ था, थोड़ा तबीयत गड़बड़ थी, ठीक है, बट अभी मैं ठीक हूँ। और आज हम बात करेंगे 12th से लेकर 14th ऑफ मई तक के करंट अफेयर्स में। हमें कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में बात करनी है। हमें देखना है कि वो कौन सा फ्लावर है या कौन सी वो लीव्स हैं जिनको रिसेंटली केरला ने बैन किया है ऑफर करने के लिए आपके प्रसादम में। उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। वीडियो के एंड में कई सारे क्वेश्चन हैं एंड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी और अपडेट है अबाउट द पॉलिटी, ठीक है। मैंने कल एक वीडियो बनाया था पॉलिटी के PYQs पे। तो SSC CGL 2022 में सभी शिफ्टों में पॉलिटिकल साइंस के जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे वो मैंने कवर करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से आपको दो प्रॉफिट होने वाले हैं। पहला, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया है तो एडिशनल न्यू पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे और आपको पता चलेगा कि कौन से वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको मिस नहीं करना है। क्योंकि मैं आपको ये सजेस्ट तो नहीं कर सकती कि आपका अगर जून में पेपर है CPO का, तो मैं ये तो बोलूंगी नहीं कि आम लक्ष्मीकांत उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेकिन हाँ, ये जरूर सजेशन किया जा सकता है कि यार ये PYQs है, इनको देखो, क्वेश्चन रिपीट होते हैं एवरी एग्जाम में। हर एक एग्जाम में आप देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक पता चलेंगे कि कौन से वो टॉपिक्स है जो हमको नहीं छोड़कर जाने हैं किसी भी कीमत पे, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स। ऐसे ही कुछ और टॉपिक आपको पता चल जाएंगे अगर आप इस वीडियो को देखते हैं। तो ये मेरा अगेन सजेशन है, आप बिल्कुल इस वीडियो को देख सकते हैं। डन हो गया इतना चीजें। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज, लाइट्स आ गई है मेरे। आई थिंक आपको अब सेटअप थोड़ा सा क्लीन दिख रहा होगा, मे बी ऐसा मेरा सोचना है। तो मैंने लाइट्स वगैरह लगा ली है प्रॉपर। आई थिंक अब वॉइस भी इशू नहीं करती होगी, ठीक है। तो सब कुछ अब क्लीन है, क्लियर है। तो हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस आज या कल से स्टार्ट हो जाएंगी। अपडेट पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर नोटिफिकेशन। एंड पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लो जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो आज आप लोगों की दिली तमन्ना पूरी होने वाली है क्योंकि हम पढ़ेंगे साइंस। स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री आपने देखा PYQ मैंने कराए SSC CGL के, SSC CPO के, JEE के। तो आपने देखा कि हिस्ट्री में आपको साउथ इंडिया का इतिहास, आपका जो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म होते हैं, जो गांधी एरा होता है, यहाँ से क्वेश्चन गवर्नर जनरल से भर भर के आए हुए हैं। तो पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री देख लेंगे, एटलीस्ट जिनका जून में पेपर है CPO का, तब तक हम मॉडर्न हिस्ट्री तो कंप्लीट कर ही दें। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के बाद हम जंप करेंगे किस पे, एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री पे। डन इतनी चीजें। चलिए, इसके अलावा आज एक और वीडियो आपको मिलने वाला है। वीडियो का नाम है अप्रैल मंथ के मंथली कंपाइलेशन का पार्ट नंबर 4। इसको भी आज मैं अपलोड करूंगी। डन इतनी चीजें। चलो स्टार्ट कर ले। तो सबसे पहले 11th ऑफ मई को हमने सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। हम सभी को पता है एवरी ईयर बहुत सारे पक्षी आते हैं, प्रवासी पक्षी जिनको कहते हैं, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट विजिट करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। सो माइग्रेटरी बर्ड्स के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए एवरी ईयर साल में 2 बार हम वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे सेलिब्रेट करते हैं, 11th ऑफ मई को एंड 12th ऑफ अक्टूबर को। 11th ऑफ मई याद आप कह सकते हैं कि सेकेंड सैटरडे ऑफ द मई, ठीक है। इस दिन की शुरुआत 1993 में हुई थी। अब बात करेंगे थीम के बारे में। यहाँ देखिए, ये है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट बेसिकली थीम आपको देखने को मिल जाएगी वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थडे की। क्लियर है। चलो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन के बारे में जो रिसेंटली न्यूज में है। सबसे पहले पर्सन है कामी रीता शेरपा। इनका नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा क्योंकि इन्होंने कई बार सेवरल टाइम्स माउंट एवरेस्ट में समिट की है, मतलब माउंट एवरेस्ट में फतह हासिल करने का काम किया है। तो ये है कामी रीता शेरपा, जो कि नेपाल से बिलोंग करते हैं और इन्होंने रिसेंटली अपना ही खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया और ये अब 29 टाइम माउंट एवरेस्ट में समिट कर चुके हैं, क्लाइंबिंग कर चुके हैं। माउंट एवरेस्ट हमें पता है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट 8848.86 मीटर आपको देखने को मिलती है। और इन्हें हम एवरेस्ट मैन के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इतनी बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर चुके हैं। इसके अलावा एक और नेपाल के माउंटेनियर हैं जिनका नाम क्या है, पासांग दावा। ये सेकेंड नंबर पे है क्योंकि इन्होंने अभी तक 27 टाइम समिट किया है
माउंट एवरेस्ट में। जब माउंट एवरेस्ट के बारे में बात हो ही रही है तो हमें कुछ इंडियंस का नाम भी पता हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडियंस का नाम बताने वाली हूँ जो आपको याद रखना है, और ये ऐसे स्टैटिक क्वेश्चन आपको भी पता है MTS और CHSL वगैरह में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, 1953 में न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी एंड आपके तेंजिंग नोर्गे शेरपा, इंडियन नेपाली है बेसिकली, जो कि पहले पर्सन बने थे वर्ल्ड में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, ठीक है। तो ये नाम तो आपको पता होगा, सर एडमंड हिलेरी एंड शेरपा तेंजिंग नोर्गे। इन्हीं शेरपा तेंजिंग नोर्गे के नाम पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचरस अवार्ड की शुरुआत की थी इन 1994। डन। अब पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में समिट की थी, उनका नाम क्या है? जुनको तबई, जो कि जापान से बिलोंग करती हैं। इन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी और ये फर्स्ट नंबर की वीमेन बन गई हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किया था, ठीक है। अब बात करते हैं इंडियन के बारे में। तो फर्स्ट इंडियन वीमेन जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट वो है बछेंद्री पाल इन 1984, ठीक। फर्स्ट वीमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, जिन्होंने 2 बार समिट की माउंट एवरेस्ट पे, वो पहली वीमेन कौन थी? तो संतोष यादव थी इन 1992 एंड 1993। फर्स्ट एम्प्यूटी, मतलब जो पहली विकलांग आप बोल सकते हैं, हैंडीकैप्ड बोल सकते हैं इन द वर्ल्ड, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है वो है अरुणिमा सिन्हा इन 2013। और ये नाम आपको भी पता है, कई बार एग्जाम में देखा है। यंगेस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम की है, उनका नाम क्या है? तो आप देखेंगे मालवंत पूर्णा। 2014 में केवल 13 साल 11 महीने की थी जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था। एंड ओल्डेस्ट वीमेन इन द वर्ल्ड जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, उनका नाम क्या है? संगीता सिंधी बही, 2018 में, और इनकी एज 53 ईयर्स है। तो आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नाम देखने को मिले होंगे जो आपने सेवरल टाइम एग्जाम में देखे। तो एक एक्स्ट्रा फैक्ट है, आप इसे याद रखेंगे। PDF में तो सारी चीजें मिल जाएंगी, और PDF कहाँ से मिलेगा? टेलीग्राम से, ठीक है। आप सिंपली सर्च कीजिएगा पूजा जैन CA 247, तो मेरा टेलीग्राम मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट PDF को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दिलीप सांघनी के बारे में। दिलीप सांघनी को इफ्को का चेयरमैन बनाया गया है। इफ्को क्या होता है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी आपको देखने को मिलेगा। 1967 में फॉर्मेशन हुआ था, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। सो न्यू दिल्ली में अभी बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनकी मीटिंग हुई थी और इलेक्शंस हुए थे, तो इफ्को के चेयरमैन दिलीप सांघनी को बना दिया गया है। वहीं जो वाइस चेयरमैन है इफ्को के, उनका नाम है बलवीर सिंह, तो बलवीर सिंह वाइस चेयरमैन बनाए गए हैं। एंड 21 बोर्ड मेंबर भी अपॉइंट हुए हैं, लेकिन बोर्ड मेंबर का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन काफी है। डन। चलिए, इनको तो जानते हो, कौन है भाई? ये नीरज चोपड़ा है, ठीक है। और हमें पता है कि इनका रिलेशन जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से संबंधित है। रिसेंटली डायमंड लीग हुआ था, कहाँ पर? दोहा में, और डायमंड लीग में इनका जो बेस्ट स्कोर था वो 88.36 मीटर था, और इन्होंने यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है। तो डायमंड लीग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जो कि दोहा में हुई थी। सेकेंड प्लेस इन्होंने एक्वायर किया है विथ 88.36 मीटर इनका बेस्ट थ्रो था, केवल 2 सेंटीमीटर से रह गए। और यहाँ पर जो विक्ट्री ली है या गोल्ड मेडल जिसने जीता है वो चेक रिपब्लिक के, आप देखेंगे जैकब बेल्टरेज आपको देखने को मिलेंगे। इनका जो थ्रो था वो 88.38 मीटर का था, ठीक। अगले पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है R लक्ष्मीकांत राव। इन्हें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है RBI, मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। आपको मैंने सिखाया है कि RBI की 5 आपको सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक कंपनियां आपको देखने को मिलती हैं। उनमें से एक है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो इस बॉडी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RBI ने बताया है किसको? देख सकते हैं आप, R लक्ष्मीकांत। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड R लक्ष्मीकांत राव एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हु विल हैंडल द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। इसके पहले ये चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन में, और आपका जो रीजनल डायरेक्टर ऑफिसर उत्तर प्रदेश लखनऊ में, वहां भी इन्होंने काम किया है। एंड बैंकिंग ऑम्ब्यूसमेंट RBI चेन्नई में भी इन्होंने सर्व किया है, ठीक है। अगले पर्सन है, इनका नाम भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा क्योंकि ये टाटा सन के चेयरमैन है, नाम है N चंद्रशेखरन।
टू चेयर टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि सेमीकंडक्टर एरिया चिप मेकिंग में काम कर रही है और इनका टारगेट है कि आने वाले ईयर में $14 बिलियन इन्वेस्टमेंट करना है इन सेमीकंडक्टर एरिया और मैन्युफैक्चरिंग करनी है। दैट्स वाई टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को बनाया गया है, जो कि टाटा सन के चेयरमैन आपको देखने को मिल जाएंगे। इन्होंने किसे सक्सीड किया है? तो इन्होंने सक्सीड किया है वनमाली अग्रवाल को, और अब ये इसी बॉडी में एज अ एडवाइजरी पैनल में काम करेंगे। ठीक है, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को रशिया के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में बताया था और कहा था कि 5th टर्म के लिए रशिया के जो प्रेसिडेंट है वो वापस से पुतिन को अपॉइंट कर दिया गया है। तो पुतिन ने रीअपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर को, एंड रशिया के प्राइम मिनिस्टर आप देखेंगे नाम है मिखाइल मिशुस्टिन। ठीक है, मिखाइल मिशुस्टिन आपको नाम देखने को मिलेगा रशिया के प्राइम मिनिस्टर का। चलिए अब बात करते हैं 22nd एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप के बारे में। ये 22nd एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप आपको चाइना में देखने को मिलेगी जून में ये चैंपियनशिप होगी, और यहाँ पर इंडिया के भी जो टीम मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो टीम को क्वालिफाई, मतलब जो टीम है उसको फाइनलाइज कर लिया गया है कि कौन सी टीम है, कौन से टीम मेंबर्स है, कौन कैप्टन होगा जो 22nd नंबर के एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करेगा। मैं आपको बता दूं कि इंडिया अभी करेंट विनर है, बिकॉज ये जो चैंपियनशिप होती है वो एवरी 2 ईयर में होती है। मतलब लास्ट एडिशन 2022 में हुआ था और अब 2024 में चाइना में हो रहा है। लास्ट एडिशन साउथ कोरिया में हुआ था, और जो करेंट विनर है वो हमारी ही टीम है। द इंडियन मेंस टीम इज द करेंट एशियन टीम चैंपियनशिप, जिसने 2022 का टाइटल जीता था। अब जैसे कि मैंने कहा है कि स्क्वॉश रैकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टीम अनाउंस कर दी है कि इस चैंपियनशिप में कौन पार्टिसिपेट करेगा। तो जो हमारे मेंस टीम होगी, मेंस टीम के जो कप्तान होंगे या कैप्टन होंगे उनका नाम है वेलवन सेंथिल कुमार, और अगर वीमेंस टीम की बात करते हैं तो रथिका शीलन आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक, इतनी चीजें। पहली बार ये जो एशियन टीम स्क्वॉश चैंपियनशिप हुई थी मेंस कैटेगरी में, पहली बार 1981 में कराची पाकिस्तान में हुई थी, और जो विक्ट्री हासिल की थी वो भी पाकिस्तान ने हासिल की थी। डन, इतनी चीजें। और यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन SRFI के बारे में बात हुई है जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में आपको मिल जाएगा। अगले पर्सन, ये क्वेश्चन आपका एक तो करंट अफेयर्स है ही, इसके अलावा ये क्वेश्चन आपका आर्ट एंड कल्चर सेगमेंट से भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं बात कर रही हूँ एक पंजाबी राइटर एंड पोएट के बारे में जिनका नाम है सुरजीत पतार। ही पास्ड अवे रिसेंटली इन लुधियाना। ठीक है, लुधियाना में इनकी डेथ हो गई है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए पर्सन हो जाते हैं क्योंकि इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड है, साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें दिया गया है, इसलिए हमें इनका नाम याद रखना है। पंजाबी पोएट एंड राइटर, पद्मश्री अवार्डी इन 2012 एंड साहित्य अकादमी अवार्ड 1993 एंड द सरस्वती सम्मान बाय द KK बिरला फाउंडेशन इन 2009। डन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट हॉकी कप के बारे में। देखिएगा, जब आप पेपर देने जाओगे तो SSC और चाहे आप कोई भी डिफेंस या रेलवे का पेपर दे रहे हो तो एक स्टैटिक का पोर्शन होता है जिसमें इंपॉर्टेंट कप्स जो होते हैं, ट्रॉफी होती है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अजलन शाह जो कप है या अजलन शाह जो ट्रॉफी है उसका रिलेशन हॉकी से है, और ये ट्रॉफी आपको मलेशिया में ही देखने को मिलेगी। मलेशिया इसे होस्ट करता है। एंड 30th एडिशन सुल्तान अजलन शाह कप का अभी आयोजित किया गया था मलेशिया में। ठीक है, फाइनल मैच पाकिस्तान और जापान के बीच में खेला गया था। जापान ने डिफीट किया है पाकिस्तान को और सुल्तान अजलन शाह कप को हासिल कर लिया है। ठीक है, इतनी चीजें। इंडिया भी एवरी ईयर इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करती है और अभी तक इंडिया 5 बार जीत चुकी है इन 1985, 1991, 1995, 2009 एंड 2010। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के बारे में। ये ड्रोन दीदी प्रोजेक्ट को मार्च 2024 में प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था एज अ नमो दीदी पायलट प्रोजेक्ट या ड्रोन प्रोजेक्ट। इसमें टारगेट क्या है कि जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं या जो रूरल एरिया में फार्मर वीमेंस रहती हैं उनको लगभग 15,000 वीमेंस को ट्रेन करना है। ट्रेनिंग के सेक्टर में करना है कि ड्रोन को कैसे ऑपरेट करते हैं, ड्रोन को चलाने के लिए ट्रेनिंग देनी है कि आप इसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से कर सकते हो अपनी क्रॉप को मॉनिटर करने के लिए। तो अब जब ट्रेनिंग आपको देनी है तो ट्रेनिंग देने के लिए आपको किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन तो करना होगा जो इसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा ने साइन किया है MOU विथ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप
फॉर द ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के अंदर बेसिकली जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर है हैदराबाद एंड नोएडा में, वहां पर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वीमेंस है उनको महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा अंडर द ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट। ये एग्रीमेंट आप देख सकते हैं नई दिल्ली में साइन हुआ है। इस एग्रीमेंट में महिंद्रा ग्रुप के सीईओ एंड एमडी डॉक्टर अनीश शाह एंड अतुल कुमार तिवारी जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, इन दोनों ने मिलकर इस एग्रीमेंट पे साइन किया है। ठीक है, इस एग्रीमेंट के अंदर कंपनी 500 रूरल वीमेन को ट्रेन करेगी कैसे आपको ड्रोन को ऑपरेट करना है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, जैसे कि फर्टिलाइजिंग करने के लिए, आपको अपनी क्रॉप को मॉनिटर करने के लिए, शीडिंग करने के लिए। ठीक है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा विल ऑफर ट्रेनिंग इन स्किल सच एज ड्रोन फ्लाइंग, डेटा एनालिसिस एंड द ड्रोन मेंटेनेंस। क्लियर है, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात की जा चुकी है। 11 मार्च 2024 में इसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूषा नई दिल्ली में लॉन्च किया गया था। ठीक है, मकसद भी क्लियर है कि 15,000 आपको वीमेन को यहाँ पर ट्रेन करना है। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। क्या कहते हैं ये लोग, इन्होंने कहा है कि जो भी कस्टमर जिनके डीएक्टिवेट अकाउंट है, डीएक्टिवेट अकाउंट का मतलब जिनमें आपने 3 साल से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं किया है और आपका बैलेंस भी 0 है, तो ऐसे अकाउंट को हम 1 जून 2024 में बंद कर देंगे, ऐसा पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है। और अगर कोई कस्टमर है जिसको अपने अकाउंट को एक्टिवेट कराना है तो आप केवाईसी कराओ और अपने डीएक्टिवेट अकाउंट को एक्टिवेट करा लो 31 मई तक, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 1 जून को हम आपका अकाउंट बंद कर देंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक हैज अनाउंस दैट इट विल क्लोज ऑल इट्स कस्टमर इनएक्टिव बैंक अकाउंट ऑन 1 जून 2024। Customer whose account have become the inactive can activate their account by completing their KYC Know Your Customer by 31st of May 2024। ऐसा स्टेप क्यों लिया बैंक ने? To reduce the expenses and the prevent fraud in the such account। क्लियर, ये बात कही है। इसके अलावा इन्होंने डिफाइन किया है कि इनएक्टिवेट अकाउंट कौन है, जिसमें कोई भी ट्रांजेक्शन 3 सालों से नहीं हुआ है और आपका बैलेंस भी 0 है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? ऐसे वो अकाउंट जो माइनर के अकाउंट है, स्टूडेंट के अकाउंट है, जिनकी एज 25 साल के आसपास है और अलग अलग स्कीम में अगर इनरोल्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना। तो ये जो सारे अकाउंट होल्डर्स होंगे जिनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वगैरह दिया जाता है, उनके अकाउंट को हम यहाँ पर मेंटेन करेंगे, उनको क्लोज नहीं करेंगे। बाकी रिमेनिंग अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। अब ये जो सारी स्कीम मैंने लिखी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम याद आ रही है? अब ये स्कीम कब कब लॉन्च हुई है, क्या क्या मिलता है, कितना प्रीमियम अमाउंट है, समझ में आ रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं? अब जब इंपॉर्टेंट हो ही गया तो पढ़ना जरूरी हो गया कि नहीं? तो पढ़ लो ना, प्लेलिस्ट में जाओ। ठीक है, वहां पर आप देखोगे आपको एक वीडियो मिलेगा आपका, या फिर नहीं मिल पा रहा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मैंने सारी की सारी स्कीम्स को एक सिंगल वीडियो में कवर किया है विद MCQ। ठीक है, तो आप उस वीडियो को देखो तो ये जो सारी स्कीम्स है वो कवर हो जाएंगी और आपका एक बहुत बेहतरीन टॉपिक रेडी हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम के बिना कोई गवर्नमेंट पेपर हमारी कंट्री में तो नहीं होता। ठीक है, आप कोई भी पेपर दे रहे हो, गवर्नमेंट स्कीम पूछी जाएंगे और अब तो ये न्यूज में भी आ गई, तो भाई पूछ लेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को जरूर से देख लेना। और पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी थी, तो पीडीएफ को डाउनलोड करके भी आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, डेट याद करो, प्रीमियम अमाउंट क्या है, कौन बेनिफिशरीज हैं, क्या टैक्स बेनिफिट है, तो थोड़ा सा आप पढ़ लो। सच बता रही हूँ, फायदा होगा। ठीक है, अब बात कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक इंडिया का 3rd लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है आफ्टर SBI एंड BOB। पंजाब नेशनल बैंक का फॉर्मेशन एज अ प्राइवेट बैंक 1894 में हुआ था और इसने ऑपरेशन स्टार्ट किया था इन 1895। ये पहला बैंक है जिसको इंडियन कैपिटल से रेडी किया गया था एंड लाला लाजपत राय वाज द फर्स्ट पर्सन टू ओपन एन अकाउंट इन द बैंक। ठीक है, इस बैंक का नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो 1969 में नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंक का, और अब इसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के देखने को मिल जाएंगे। और आप देखेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अतुल कुमार गोयल आपको मिल जाएंगे। चलिए अब अगली टर्म को समझते हैं, नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस। एक्चुअली इंटरनेशनल और इकोनॉमी का मर्जर है ये जो न्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, 2 प्रकार की मार्केट इकोनॉमी होती है, मतलब 2 प्रकार की इकोनॉमी क्लासिफाई की हैं बाय द USA, अमेरिका की गवर्नमेंट ने। एक होती है मार्केट इकोनॉमी और एक होती है नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस। तो यहाँ पे कंट्री को अलग अलग स्टेटस USA गवर्नमेंट देती है। किस आधार पे देती है? तो मार्केट इकोनॉमी क्या होती है? मार्केट इकोनॉमी वो होती है जिसमें
गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का या जो हमारा गवर्नमेंट होती है उसका इंटरवेंशन, उनका इंटरफेरेंस ना के बराबर होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। मतलब यहाँ पे जो बिजनेसमैन है, कस्टमर्स है, वो रेट डिसाइड करते हैं। आपके जो लेबर लॉज होते हैं, जो मिनिमम वेजेस दिए जाते हैं, वो डिफाइन होते हैं। इसके अलावा आप कंट्री के स्टैंडर्ड या पूरे वर्ल्ड के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली ही आप काम करते हैं। अकॉर्डिंगली काम करते हैं इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं कि कोई आप प्रोडक्शन कर रहे हो, मान लेते हैं इस पेन का ही प्रोडक्शन आप कर रहे हो, तो इंडिया में अगर इसका प्राइस डिसाइड किया गया है 20 रुपीज, तो ये प्राइस ऐसे रैंडमली डिसाइड नहीं होगा, मार्केट स्टैंडर्ड और कंट्री के या पूरे वर्ल्ड के स्टैंडर्ड से डिफाइन होगा और इसकी वैल्यू मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंगली डिसाइड होगी। ठीक है, तो ऐसी इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ होती है नॉन मार्केट इकोनॉमी। नॉन मार्केट इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होता है हर एक चीज में, चाहे वो आपको लेबर लॉ डिसाइड करने हो, वेजेस डिसाइड करने हो, प्राइसिंग डिसाइड करनी हो, हर एक चीज में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे कंट्रीज को नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस में रखा जाता है बाय द यूएसए गवर्नमेंट। इसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल होगा आपके पास चाइना। आप लोगों ने देखा होगा कि चाइना को कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट का सिनेरियो क्या चल रहा है, वो अपने आधार पर, अपने अकॉर्डिंगली डिजाइन करता है या मैन्युफैक्चरिंग करता है। जैसे कि ये पेन इंडिया ने तो 20 रुपए में बनाया मार्केट के स्टैंडर्ड के हिसाब से कि हर एक कंट्री में इसकी वैल्यू वहां की करेंसी के हिसाब से 20 रुपए होगी, बट चाइना ऐसा नहीं करेगा। चाइना इस पेन को 10 रुपए में बना देगा। 10 रुपए में बनाने के बाद इसको इंडिया में भेजना शुरू कर देगा, जिससे ये इंडिया के मार्केट को खा जाएगा, मतलब इंडिया के मार्केट को ये खराब करने की कोशिश करेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट पे क्या किया जाता है, फिर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। तो अमेरिका क्या करता है, ऐसी जो कंट्री जिसको इसने नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस देके रखा है, इन पे, इनके इंपोर्ट, इनके गुड्स पे क्या करता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी इंपोज करता है। तो यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है वियतनाम। तो वियतनाम डिमांड कर रहा है यूएसए को कि हमको नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस से बाहर करके हमें मार्केट इकोनॉमी स्टेटस में रख दो। अब देखना है अमेरिका ऐसा करता है कि नहीं करता, क्योंकि हम जानते हैं कि वियतनाम और अमेरिका एक बहुत अच्छा अलायंस है, एक बहुत अच्छी अलायंस को वो शेयर करते हैं, एक तरीके से फ्रेंड है। बट एक और प्रॉब्लम है कि वियतनाम में बहुत सारी कंपनीज चाइना की है जिसके हेडक्वार्टर चाइना के, मतलब हेडक्वार्टर आपको वियतनाम में देखने को मिलेंगे। अगर अमेरिका नॉन मार्केट इकोनॉमी स्टेटस रिमूव करके मार्केट इकोनॉमी स्टेटस लेकर आता है वियतनाम के लिए, तो चाइना की जो कंपनीज वहां पर है उनको प्रॉफिट होगा। अब देखना है अमेरिका वियतनाम को प्रॉफिट करता है, दोस्ती निभाएगा या फिर बिजनेस निभाएगा, बिजनेस देखेगा कि यार चाइना मार्केट खराब करेगा। लेट्स सी, वो तो जियोपॉलिटिक्स का मुद्दा है। लेकिन फिलहाल हम न्यूज पे डिस्कशन करते हैं कि वियतनाम हैज बीन पुशिंग द प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका टू क्विकली चेंज इट्स नॉन मार्केट इकोनॉमी क्लासिफिकेशन टू द मार्केट इकोनॉमी स्टेटस। नॉन मार्केट इकोनॉमी आर दोज वेयर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज वेरी हाई and it control prices, quota of production, currency rate, wages to the worker and other parameter। चाइना इसका एक एग्जाम्पल है। और अमेरिका ऐसी कंट्रीज में क्या करता है, एक एंटी डंपिंग ड्यूटीज को इंपोर्ट करता है, जबकि मार्केट इकोनॉमी क्या होती है जिसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ना के बराबर होता है। क्योंकि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन जैसे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। मैं नहीं मानती कि गवर्नमेंट किसी चीज में आके इंटरवेंशन ना करे, डेफिनेटली करते, लेकिन हाँ मिनिमम या नो इंटरवेंशन या मिनिमम इंटरवेंशन जब हो गवर्नमेंट का तो उसको मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। ठीक, कितनी चीजें। चलिए अब यहाँ पे यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड की बात हो रही है। नाम से समझ में आ रहा है एक फंड है जो कि टेररिज्म को काउंटर करेगा, और जिस फंड को तैयार किया है यूनाइटेड नेशन ने। मकसद क्या है, जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है उसको रोकना, जो टेररिस्ट ट्रेवल करते हैं उनके ट्रेवलिंग पे नजर रखना है ना, उनके जो एक्टिविटीज है उनको रोकना। तो इसके लिए इस फंड को रेडी किया गया है और इंडियन गवर्नमेंट ने $5 लाख यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए हैं यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में। मकसद क्लियर है, टेररिज्म के अगेंस्ट काम करना। यहाँ पे मेनली 2 फोकस एरियाज होंगे, काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म मतलब CFT एंड काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रेवल प्रोग्राम मतलब CTTP। इसका फॉर्मेशन कब किया गया था इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म का फॉर्मेशन 15 जून 2017 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद किया गया था। मकसद है टेररिज्म को काउंटर करना। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कमेटी बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी।
9/11 का अटैक आपको याद है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में एक अटैक हुआ था, कई सारी मूवीज भी बनी हुई हैं। तो यूएसए में जब 2001 का ये अटैक हुआ था, उसके बाद एक रेजोल्यूशन, एक चार्टर पास किया गया था सिक्योरिटी काउंसिल ने, जिसका नाम है 1373 रेजोल्यूशन। और उसके बाद इस कमेटी सीटीसी का फॉर्मेशन किया गया था, जिसमें सिक्योरिटी काउंसिल के पूरे 15 मेंबर, 5 परमानेंट और 10 टेम्पररी मेंबर इसके पार्ट होते हैं। डन। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है अबाउट द यूनाइटेड नेशन। आपके सिलेबस का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है विच इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका फॉर्मेशन कब हुआ, सेक्रेटरी जनरल या डायरेक्टर जनरल अभी फिलहाल कौन चल रहे हैं, एंड इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। ये क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में बनते हैं, तो थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान दीजिएगा। यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसलिए हम 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश मिल जाएंगी। मेंबर कंट्री 193 मेंबर नेशंस हैं। और अभी जो सेक्रेटरी जनरल है वो एंटोनियो गुटेरेस आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आपको मिलेंगे अमीना जे मोहम्मद। एंटोनियो गुटेरेस जो है वो पोर्चुगल से बिलोंग करते हैं और मोहम्मद साहब नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं। डन। चलिए अब बात करते हैं इंडिया की पहली कमर्शियल यूटिलिटी स्केल बैटरी स्टोरेज या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट रिसीव रेगुलेटरी अप्रूवल। अब ये प्रोजेक्ट क्या है? बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, मतलब आपकी बैटरी जो कि एनर्जी को स्टोर कर सकती है और इसकी कैपेसिटी 40 मेगावाट आवर की है। कितनी कैपेसिटी है? 40 मेगावाट घंटे की इसकी कैपेसिटी, इतनी एनर्जी को स्टोर कर सकती है। और यहाँ पर इस बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को रेगुलेटरी अप्रूवल दिया गया है। और ये अप्रूवल किसने दिया है? दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने तैयार किया है, ये अप्रूवल दिया है। अब ये जो आपकी बैटरी है इसको कहाँ पर डेवलप किया गया है? तो राजधानी पावर लिमिटेड विद द पार्टनरशिप ऑफ इंडियन ग्रिड ट्रस्ट एंड द ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, इनने मिलकर इस बैटरी को तैयार किया है। और इंडिया की पहली कमर्शियल यूटिलिटी बैटरी है जिसको ये रेगुलेटरी अप्रूवल रिसेंटली दिया गया है। डन। चलिए बात करते हैं गेमिंग वर्ल्ड के बारे में। आपने देखा होगा कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो गेमिंग करते हैं, गेमिंग क्रिएटर, प्रोग्राम डेवलपर, कंटेंट क्रिएटर। इन सबको अट्रैक्ट करने के लिए और दुबई को एक गेमिंग हब बनाने के लिए बाय 2033 एक नया वीजा अनाउंस किया है दुबई ने, जिसका नाम है गेमिंग वीजा। ठीक है, तो दुबई हैज लॉन्च एन इनोवेटिव गेमिंग वीजा। किसने लॉन्च किया है? क्राउन प्रिंस हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने इसको लॉन्च किया है, क्योंकि सिटी को कन्वर्ट करना चाहते हैं एज अ ग्लोबल गेमिंग हब और 30,000 गेमर्स को ये अट्रैक्ट करेंगे बाय 2030। इस पे जो भी गेमर, डेवलपर, डिजाइनर या कंटेंट क्रिएटर है वो एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है, लेकिन एज मस्ट बी एटलीस्ट 25 ईयर्स एज होनी चाहिए। यहाँ पर आपका रिज्यूम देखा जाएगा, आपका आईडी वेरीफाई किया जाएगा और आपको फिर यहाँ पे एज अ वर्किंग वीजा दिया जाएगा। कहाँ पर? दुबई में। इस तरीके से ये लॉन्च किया है दुबई ने। ठीक है, इतनी चीजें। चलिए बात कर लेते हैं ओलिंडर लीव्स के बारे में। मुझे नहीं पता आपके यहाँ पर इस फ्लावर को, इन पत्तियों को या इस फूल को किस नाम से जानते हैं। अगर आपके एरिया में किसी और नाम से जानते होंगे तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन हर कहीं आपको ये फूल देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ तो कनेर बोलते हैं, हमारे यहाँ कनेर बोलते हैं। मुझे नहीं पता आपके स्टेट में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में बात कर लेते हैं जहाँ सब कुछ कॉमन होगा। ओलिंडर लीव्स। तो रिसेंटली 2 गवर्नमेंट या 2 केरला के जो टेम्पल्स है उन्होंने प्रसादम में ये जो ऑफर किया जाता है ये लीव्स, इसको बैन कर दिया है। रीजन, गलती से क्या हुआ, जब प्रसाद को ऑफर किया गया, प्रसाद में ये ओलिंडर की लीव्स थी, तो एक 24 साल की लेडी थी जिन्होंने इस लीव्स को खा लिया और उनकी डेथ हो गई, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो 2 केरला गवर्नमेंट Control Temple Board have banned use of oleander in the temple offering after a 24-year-old woman died after accidentally chewing some oleander leaves. तो कुछ पत्तियां उन्होंने खा ली थी। ये फैसला किसने लिया है? तो आप देखेंगे ट्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड एंड द मालाबार देवस्थानम बोर्ड ने बेसिकली ये फैसला लिया है कि फ्यूचर में ऐसा कोई इंसिडेंट या एक्सीडेंट ना हो कि गलती से भी कोई इन पत्तियों को ना खा ले, इसलिए इनको ऑफर करना प्रसाद में बैन कर दिया है। ठीक है, इनको हम नेरियम ओलिंडर के नाम से भी जानते हैं। ओलिंडर भी बोला जाता है, रोजवे भी बोला जाता है। ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में आपको ये देखने को मिलेंगी। क्लियर है? केरला में इस प्लांट को अरली या फिर कनवीरम के नाम से जाना जाता है, जो नॉर्मली हाईवेज में या घरों में फेंसिंग करने में आप देखेंगे डेकोरेटिव पर्पस से इन फ्लावर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लगाया जाता है।
अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा फार्माकोपिया ऑफ इंडिया, मतलब एपीआई के अकॉर्डिंगली इसका जो रूट होता है उस रूट से ऑयल तैयार किया जाता है जो कि स्किन डिसीज को ट्रीट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसकी लीव्स जो होती है वो टॉक्सिक होती है, इसलिए इसको बैन कर दिया गया। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ शॉर्ट न्यूज पे, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज है। तमिलनाडु एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने एक फैसला लिया है। क्या फैसला लिया है कि 23 डॉग की ब्रीड्स को क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। बहुत ही कुछ जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिटबुल टाइप के जो डॉग होते हैं वो कितने ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, तो कई सारे एक्सीडेंट होते हैं। इनफैक्ट कई बार ये अपने मालिक पे ही अटैक कर देते हैं, आपने देखा होगा, जान भी चली जाती है। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंट तमिलनाडु में देखे गए। जो तमिलनाडु एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने रिसेंटली डिक्लेयर किया है कि जो 23 डॉग की ब्रीडिंग नहीं की जाएगी उसको बैन किया जाता है, जिसमें आपको रॉट बाइलर देखने को मिलेगा, पिटबुल देखने को मिलेगा, तोसा इनू, कई तरीके की आपको डॉग की ब्रीड देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है सीनियर आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम क्या है, इदाशिशा नोंगरेंग हैज बीन नेम्ड मेघालय फर्स्ट वीमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो मेघालय की पहली वीमेन डीजीपी अपॉइंट हुई हैं, तो इंपॉर्टेंट होती हैं। और अगर आप में से कोई मेघालय स्टेट का और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम दे रहा है तो आपके लिए तो ये 7 स्टार क्वेश्चन बन ही जाता है। रिसेंटली हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। किसे दिया गया है, रोमुलो राम को दिया गया है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं और डोंगरी, आपका जो डोगरी या डोंगरी फोक सॉन्ग होता है उससे एसोसिएटेड है। एंड फील्ड ऑफ आर्ट की फील्ड में इन्हें पद्मश्री अवार्ड नई दिल्ली में दिया गया है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाते हैं तो आपको एक और वीडियो देखने को मिलता है पद्म अवार्ड। तो जो भी पद्म, भारत रत्न अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, अलग अलग कैटेगरी में कितनी वीमेंस को मिला है, कितने आर्ट एंड कल्चर में दिया गया है, कितने पर्सन जो है एनआरआई है या फॉरेनर है उनको अवार्ड दिया गया है, कितने यहाँ पर आपको स्पोर्ट पर्सन देखने को मिलेंगे जिनको अवार्ड दिया गया, तो सारी चीजें एक एमसीक्यू के साथ मैंने कवर की है। और ये यहाँ मतलब उस वीडियो को आप जरूर देख के जाइएगा, भले एग्जाम हॉल में एंटर करने से पहले देख कर जाओ, देख कर जरूर जाना। रीजन इज दैट वहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि रिसेंटली भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण दिए गए हैं। तो एक बार मैं आपको सजेस्ट करूंगी जब आप एग्जाम में एंटर हो, ठीक है, तो एक बार मेरी बात को याद करना, 15 मिनट का वीडियो जरूर से देख के जाना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, मैं लिख कर दे रही हूँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं पवन सिंधी के बारे में। पवन सिंधी को प्रेस्टिजियस ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड दिया गया है। बस नाम याद रख लीजिए, उतना इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता। लेकिन अगले जो मैं 4-5 लोगों का नाम बोल रही हूं, इनका नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे किस फील्ड से एसोसिएटेड है। पहले पर्सन है अमन शेरावत। अमन शेरावत आपको पता है एक रेसलर है और एक फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर बन गए हैं जो कि क्वालिफाई हुए हैं 2024 पेरिस ओलंपिक्स के लिए। अगली पर्सन का नाम अगर आप देखेंगे रेसलिंग है, रेसलिंग से एसोसिएटेड है, नाम है निशा दाहिया। एंड निशा दाहिया 5th नंबर की इंडियन वीमेन बन गई है जो क्वालिफाई कर गई है पेरिस ओलंपिक के लिए। इसके पहले आप देखेंगे अंतिम पंघाल, विनेश फोगाट, अंशु मलिक और रितिका हुड्डा, ये भी रेसलर है जो ऑलरेडी पेरिस ओलंपिक के लिए compete करेंगी। इसके अलावा आप एक और नाम देख सकते हैं, इंडिया की सकीना खातून, और इन्होंने रिसेंटली 2 ब्रोंज मेडल जीते हैं पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप जो कि पटाया थाईलैंड में हो रहा था। ठीक, तो सकीना खातून का रिलेशन पैरा पावर लिफ्टिंग से आपको देखने को मिलेगा। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो इंटरनेशनल न्यूज पे बेस्ड हैं, तो आपको नई इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आप इनका आंसर करो, ठीक है, हाँ इसका आंसर कर सकते हो, ये तो मैंने पढ़ाया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का डेटा मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था मैंने मर्चेंटाइज एंड सर्विस एक्सपोर्ट हमारा कितना रहा है। मैंने आपको ये भी बताया था 0.23% हमने ग्रोथ किया है ऑल एक्सपोर्ट में, मर्चेंटाइज प्लस सर्विस में इन 23-24। तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डेटा रिलीज बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, Which country was the largest export destination for Indian merchandise good? तो largest export destination कौन सा है? UAE। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। और मुझे पता है आप लोग बिल्कुल सही आंसर करते ही हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे 2024 मई में इंडिया और किस कंट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर कंजर्वेशन ऑफ शार्क एंड रेज इन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में जो शार्क हैं, रेज हैं, उनको कंजर्व करने के लिए इंडिया और ओमान के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। ऑप्शन सी यहाँ भी करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे, इन मई 2024 इंडिया साइन एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री
फॉर वीजा वेवर ऑन डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट। तो कई सारे डिप्लोमेट और ऑफिसर एक कंट्री से दूसरी कंट्री विजिट करते रहते हैं। तो इंडिया और यहाँ पर आप देखेंगे मोल्डोवा, मोल्डोवा एक यूरोप की कंट्री है, यूक्रेन के बाजू में बगल में आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इन्होंने जो डिप्लोमेट या ऑफिशियल पासपोर्ट वीजा होल्डर्स होते हैं उनकी ट्रेवल एक्सपीरियंस को ईजी करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया है। आप देख सकते हैं ये मोल्डोवा की लोकेशन है। डन। अगले पर्सन है मोहम्मद इद्रिस डेबी। रिसेंटली इन्हें किस देश का राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है? तो कहाँ के मिलिट्री डिक्टेटर हैं ये? तो चाड, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की कंट्री है, चाड के डिक्टेटर हैं और इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, रिसेंटली एक ज्वाइंट एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और फ्रांस के बीच में जिसका नाम है एक्सरसाइज शक्ति। कहाँ पर हो रही है? मेघालय में हो रही है, 13 मई से लेकर 26 मई के बीच में। पूछा जा रहा है आपसे सिंपल सा, कौन सा एडिशन है, कौन सा संस्करण है? देखिए ऑप्शन कुछ मैच हो रहा है, हाँ 7th, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगले पर्सन जो न्यूज में है उनका नाम है कॉलिन मुनरो। इन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर लिया। तो एटलीस्ट हमको ये तो पता चला कि भाई इन भाई साहब का रिलेशन क्रिकेट से था। अभी किस कंट्री से थे? तो आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड से थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिया ने रिसेंटली यूनाइटेड नेशन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड के लिए कितना फंडिंग किया है, कितना कंट्रीब्यूट किया है? तो आज ही हमने देखा $5 लाख। ठीक है, $5 लाख। नेक्स्ट है, रिसेंटली which organization adopted the first law to tackle the violence against the women? तो यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एक रेजोल्यूशन पास किया है और जो महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है उसको रेगुलेट करेंगे? सो आंसर इज यूरोपियन यूनियन। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ये आपके वो 2 क्वेश्चन है जिन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, बट मुझे आंसर तो चाहिए कॉमेंट सेक्शन में। ठीक है, और पहली बार आ रहे हो तो भाई लिंक को शेयर करना तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं नए वीडियो में ऐसे ही कुछ नई और इंटरेस्टिंग न्यूज के साथ। सो टेक केयर एंड बाय बाय।